कहानी की शुरुआत में हम टाइलर और मार्गाट को देखते हैं, जो एक बेहद खास और प्राइवेट आइलैंड पर जाने के लिए बोट का इंतजार कर रहे हैं। टाइलर खाने का इतना बड़ा शौकीन है कि उसके लिए यह डिनर किसी भगवान के दर्शन जैसा है, जबकि मार्गाट इस दिखावे और महंगे शौक से पूरी तरह अनजान और बेफिक्र है। वह बस टाइलर के साथ एक नॉर्मल डेट पर आई है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि जिस बोट पर वह सवार होने जा रही है वह उसे वापस कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। उनके साथ बोट में समाज के कुछ सबसे अमीर और रसूखदार लोग भी मौजूद हैं। एक मशहूर फिल्म स्टार, बिजनेस टाइकून्स और कुछ ऐसे लोग जिन्हें अपनी दौलत पर बेइंतहा घमंड है। जैसे ही बोट आइलैंड पर पहुंचती है, उनका स्वागत रेस्टोरेंट की सख्त और रोबोटिक मैनेजर एल्सा करती है। एल्सा सबको आइलैंड के नियम समझाती है और तभी उसकी नजर मार्गाट पर पड़ती है। वह तुरंत भांप जाती है कि मार्गाट की प्रोफाइल टाइलर की उस गेस्ट से मैच नहीं कर रही जिसका नाम लिस्ट में था। एल्सा टाइलर से कहती है कि मिस वेस्टरवेल्ट की जगह यह लड़की कौन है। टाइलर बात को संभालते हुए कहता है कि उनका ब्रेकअप हो गया, इसलिए वह मार्गाट को ले आया। एल्सा मार्गाट को एक अजीब और डरावनी नजर से देखती है, मानो वह कहना चाहती हो कि तुम एक ऐसी जगह आ गई हो जहां तुम्हारा होना एक बहुत बड़ी गलती है। आइलैंड का माहौल जितना खूबसूरत है, उसके पीछे का सन्नाटा उतना ही खौफनाक है। मेहमानों को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाया जाता है, जहां का डिजाइन किसी मिलिट्री बेस जैसा है, बिल्कुल परफेक्ट, बेहद ठंडा और रहस्यमयी। तभी एंट्री होती है इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड शेफ स्लोविक की। स्लोविक का अंदाज एक आम शेफ जैसा बिल्कुल नहीं है। उसकी एक ताली बजते ही पूरा स्टाफ मिलिट्री मार्च की तरह सावधान खड़ा हो जाता है। स्लोविक मेहमानों से कहता है कि अगले कुछ घंटों में जो खाना उनके सामने आएगा उसे सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है, उसे संजोना है। पहली डिश द आइलैंड टेबल पर आती है, जिसमें चट्टान और समंदर के पौधों को सजाया गया है। टाइलर इसे देखकर रोने जैसा हो जाता है और खाने की तारीफों के पुल बांधने लगता है, लेकिन मार्गाट को यह सब एक बकवास ड्रामा लगता है। वह स्लोविक की आंखों में छिपे पागलपन को महसूस कर लेती है। असली ड्रामा तब शुरू होता है जब दूसरी डिश आती है, ब्रेडलेस ब्रेड प्लाउ। स्लोविक मेहमानों को बताता है कि ब्रेड गरीबों का खाना है और चूंकि आप लोग अमीर हैं, इसलिए आपको सिर्फ ब्रेड के साथ खाई जाने वाली सॉस दी जाएगी, ब्रेड नहीं। यह अमीर मेहमानों के मुंह पर एक सीधा तमाचा था। मार्गाट इस ड्रामे का हिस्सा बनने से इनकार कर देती है और खाना छूती तक नहीं। स्लोविक दूर से इस बागी लड़की को देखता है और समझ जाता है कि यह बाकी भेड़ों की तरह नहीं है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब तीसरी डिश मेमोरी परोसी जाती है। इस बार प्लेट में टॉर्टिला रोटी है, लेकिन उन पर लेजर से कुछ तस्वीरें और सीक्रेट्स उकेरे गए हैं। जैसे ही मेहमान अपनी अपनी प्लेट देखते हैं, उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। एक अमीर बिजनेसमैन की प्लेट पर उसकी टैक्स चोरी के दस्तावेज छपे हैं, तो एक शादीशुदा कपल की प्लेट पर पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तस्वीरें हैं। स्लोविक ने हर एक मेहमान की जिंदगी की सबसे गंदी और काली हकीकत को सबके सामने लाकर रख दिया था। पूरा रेस्टोरेंट डर के मारे कांपने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि यह कोई नॉर्मल डिनर नहीं, बल्कि उनके पापों का हिसाब किताब है। मार्गाट हैरान होकर यह सब देख ही रही होती है कि तभी शेफ स्लोविक उसके पास आता है और उसके कान में कुछ ऐसा कहता है जिससे मार्गाट के होश उड़ जाते हैं। स्लोविक को पता चल चुका है कि मार्गाट कौन है और वह इस खूनी खेल का हिस्सा कभी थी ही नहीं। शेफ स्लोविक के शब्द मार्गाट के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरते हैं, जिससे उसे साफ एहसास हो जाता है कि इस द्वीप पर मौत का जाल बिछाया जा चुका है। लेकिन इससे पहले कि वह इस दहशत को पूरी तरह समझ पाती, रेस्टोरेंट के बीचों बीच चौथी डिश की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसका नाम है दी मेस। हॉल के केंद्र में एक बड़ा सा सफेद कपड़ा बिछाया जाता है, मानो कोई पेंटर अपनी कैनवास तैयार कर रहा हो। स्लोविक का एक बेहद होनहार और वफादार अंडर शेफ जेरेमी आगे आता है। स्लोविक सभी मेहमानों के सामने जेरेमी की तारीफ करता है और बताता है कि यह लड़का कितना टैलेंटेड है, लेकिन यह कभी मेरी तरह महान नहीं बन पाएगा। जेरेमी के चेहरे पर एक अजीब, शांत और डरावनी मुस्कान है। वह अचानक एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अगले ही पल पूरे हॉल में एक तेज आवाज गूंजती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सफेद कपड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है और सभी मेहमान गहरे सदमे में आ जाते हैं। पूरे रेस्टोरेंट में चीख पुकार मच जाती है। मेहमान अपनी कुर्सियों से कूद पड़ते हैं, कुछ घबराकर पीछे हटने लगते हैं तो कुछ दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां खड़े गार्ड्स उन्हें रोककर वापस उनकी सीटों पर बैठा देते हैं। स्लोविक बेहद शांति से अपने हाथों की ताली बजाता है
और स्टाफ पूरे दृश्य को ऐसे समेटने लगता है जैसे यह पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा हो। वह मेहमानों से कहता है कि यह सब इस बेहतरीन मेन्यू का हिस्सा है, इसलिए वे शांत रहें और अगले कोर्स का इंतजार करें। रिचर्ड नाम का एक घमंडी अमीर आदमी इस पागलपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह चिल्लाते हुए बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैनेजर एल्सा के इशारे पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। स्लोविक के हुक्म पर सबके सामने उसे बेहद सख्त और दर्दनाक सजा दी जाती है। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर गूंजती हैं और अब मेहमानों को समझ आ जाता है कि यहाँ से भागने की कोशिश का अंजाम क्या होगा। इस भयानक मंजर के बीच स्लोविक मार्गाट को अपने केबिन में बुलाता है। वह उसके सामने एक ऐसा सच रखता है जो मार्गाट के पैरों तले से जमीन खिसका देता है। स्लोविक कहता है कि आज रात इस रेस्टोरेंट में मौजूद हर एक शख्स अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करेगा, क्योंकि उसकी नज़र में वे सब शोषक हैं, वे कला को बर्बाद करने वाले लोग हैं। लेकिन मार्गाट इस लिस्ट में नहीं थी। वह टाइलर की एक आखिरी वक्त पर बुलाई गई साथी है, जो इस आलीशान दुनिया की नहीं बल्कि एक कामकाजी वर्ग की लड़की है। स्लोविक उसे एक खतरनाक चॉइस देता है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम किसके साथ खड़ी होना चाहती हो, उनके साथ जो दूसरों से छीनते हैं या हमारे साथ जो पूरी शिद्दत से दूसरों को देते हैं। उसके पास फैसला करने के लिए सिर्फ 15 मिनट है। इसके बाद शुरू होता है एक और खौफनाक खेल, जिसे स्लोविक मैंस फॉली यानी पुरुषों की नादानी कहता है। रेस्टोरेंट के सभी पुरुष मेहमानों को बाहर जंगल में छोड़ दिया जाता है और उन्हें भागने के लिए 45 सेकंड का समय दिया जाता है, जिसके बाद शेफ्स उन्हें ढूंढने निकलेंगे। ये एक बेहद शर्मनाक और डरावना खेल है, जहां रईस मर्द अपनी जान बचाने के लिए कीचड़ और झाड़ियों में जानवरों की तरह रेंग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर बची हुई महिला मेहमानों को ब्रेड और वाइन परोसी जाती है। मार्गाट वहां बैठी टाइलर की हकीकत को समझने की कोशिश कर रही है, जो बाहर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। खेल खत्म होता है, सभी पुरुषों को वापस पकड़कर लाया जाता है और वे पूरी तरह टूट चुके हैं। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब स्लोविक सबके सामने टाइलर के उस राज को खोलता है, जिसे सुनकर मार्गाट की आंखों में खौफ के साथ साथ बेइंतहा नफरत जाग उठती है। शेफ स्लोविक पूरी महफिल के सामने टाइलर की तरफ देखता है और एक ऐसा सच उगलता है जो मार्गाट की रूह को कंपा देता है। स्लोविक खुलासा करता है कि टाइलर को कई महीने पहले से पता था कि आज रात इस रेस्टोरेंट में आने वाले हर एक इंसान की किस्मत बदलने वाली है। वह जानता था कि यह डिनर एक ऐसा मिशन है जहां किसी की सुरक्षित वापसी की उम्मीद नहीं है। फिर भी वह सिर्फ इस आलीशान खाने का स्वाद चखने के लिए मार्गाट को अपनी पार्टनर बनाकर यहाँ ले आया, क्योंकि स्लोविक का नियम था कि कोई भी मेहमान अकेला नहीं आ सकता। मार्गाट को यह सुनकर गहरा धक्का लगता है। जिस इंसान के साथ वह डेट पर आई थी, उसने सिर्फ अपने एक शौक के लिए उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। टाइलर शर्मिंदगी और दीवानगी के बीच झूलते हुए स्लोविक के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। स्लोविक टाइलर के इस अंधे पागलपन का फायदा उठाने का फैसला करता है। वह टाइलर को चुनौती देता है कि अगर वह खाने का इतना ही बड़ा पारखी है तो वह खुद किचन में जाकर सबके लिए कुछ पकाए। टाइलर बड़े गर्व के साथ शेफ का कोट पहनता है और पूरे आत्मविश्वास से किचन में जाकर कुकिंग शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी डिश तैयार करता है, स्लोविक उसे चखता है और पूरी तरह से खारिज कर देता है। स्लोविक उसके बनाए खाने को टाइलर्स बुलशिट नाम देता है और उसके कान में कुछ ऐसा बुदबुदाता है जो टाइलर के बचे खुचे आत्मसम्मान को पूरी तरह से तोड़ देता है। अंदर से पूरी तरह टूट चुका टाइलर बिना कुछ कहे चुपचाप किचन के पीछे वाले ऑफिस में चला जाता है और कुछ ही पलों बाद स्लोविक मार्गाट को बताता है कि टाइलर अब इस दुनिया में नहीं रहा। टाइलर के बाद स्लोविक मार्गाट को एक आखिरी काम सौंपता है। वह उसे रेस्टोरेंट के पीछे बने अपने प्राइवेट कॉटेज से मिठाई बनाने के लिए एक खास बैरल लाने को कहता है। मार्गाट समझ जाती है कि यह बाहर निकलने और मदद ढूंढने का उसका आखिरी मौका हो सकता है। वह उस रहस्यमयी कॉटेज की तरफ बढ़ती है जो बाहर से बिल्कुल रेस्टोरेंट की एक छोटी नकल जैसा दिखाई देता है। वह दबे पांव अंदर घुसती है जहां हर एक चीज बेहद सलीके से रखी हुई है। लेकिन जैसे ही वह उस बैरल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक अंधेरे में से एक साया उभरता है। यह कोई और नहीं बल्कि मैनेजर एल्सा है, जिसके हाथ में एक चमचमाता हुआ। एल्सा मार्गाट को देखते ही पूरी तरह से पागल हो जाती है। वह मार्गाट पर चिल्लाती है कि वह स्लोविक की पसंदीदा बनने की कोशिश क्यों कर रही है और उसने उस कॉटेज में कदम रखने की हिम्मत कैसे की जिसे एल्सा ने अपने खून पसीने से संवारा है। दोनों के बीच एक भयानक और खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। एल्सा चाकू से मार्गाट पर ताबड़तोड़ वार करती है, जबकि मार्गाट अपनी जान बचाने के लिए
कॉटेज में रखी चीजों से खुद को बचाती है। इस हाथापाई के बीच मार्गाट के हाथ एक भारी चीज लग जाती है और वह एल्सा पर जोरदार पलटवार करती है, जिससे एल्सा लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ती है। हाँफती हुई मार्गाट जब पीछे मुड़ती है तो उस कॉटेज के कोने में उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ती है, जिसे खोलते ही उसके सामने स्लोविक का वो अतीत आ जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमक उठती है। उस अंधेरे कॉटेज की अलमारी में मार्गाट को शेफ स्लोविक के अतीत का एक ऐसा टुकड़ा मिलता है जो इस पूरे खूनी खेल का रुख पलट सकता था। वहां स्लोविक के शुरुआती दिनों की तस्वीरें थीं, जब वह एक साधारण बर्गर जॉइंट पर काम करता था और उसके चेहरे पर आज जैसा पागलपन नहीं, बल्कि एक सच्ची और मासूम मुस्कान थी। मार्गाट समझ जाती है कि स्लोविक कला और अमीरों की भूख मिटाते मिटाते अपनी असली खुशी खो चुका है। लेकिन इससे पहले कि वह इस सच का इस्तेमाल कर पाती, वह उस खास बैरल को लेकर वापस मुख्य रेस्टोरेंट की तरफ भागती है। उसे पता था कि समय तेजी से निकला जा रहा है और मौत का आखिरी तमाशा शुरू होने वाला है। जब मार्गाट रेस्टोरेंट में वापस कदम रखती है तो वहां का माहौल और भी ज्यादा भयानक हो चुका होता है। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर मार्गाट अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला करती है। वह पूरी महफिल के सामने खड़ी होती है और अपने दोनों हाथों से जोर से ताली बजाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्लोविक अपने स्टाफ को सावधान करने के लिए बजाता था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। स्लोविक हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। मार्गाट बिना डरे कहती है कि उसे स्लोविक का बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह आज भी भूखी है और उसका पेट नहीं भरा। एक महान शेफ के लिए इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता था कि कोई उसकी कला को पूरी तरह से खारिज कर दे। स्लोविक का अहंकार जाग उठता है और वह गुस्से में पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। मार्गाट बेहद शांति से कहती है कि उसे सिर्फ एक सिंपल क्लासिक चीज बर्गर और फ्राइज चाहिए। स्लोविक उसकी आंखों में देखता है और उसे उस लड़की में अपना वो पुराना दौर नजर आता है जब वह सिर्फ लोगों का पेट भरने और उन्हें खुशी देने के लिए खाना बनाता था, न कि रईसों के दिखावे के लिए। स्लोविक खुद किचन में जाता है और पूरी शिद्दत से एक बेहतरीन चीज बर्गर तैयार करता है। जब वह प्लेट मार्गाट के सामने रखता है तो मार्गाट उसका एक टुकड़ा खाती है और कहती है कि यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन वह इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। स्लोविक, जो अपनी कला की सच्ची तारीफ सुनकर भावुक हो चुका था, मार्गाट को एक डॉगी बैग में बर्गर पैक करके देता है और उसे वहां से जाने की इजाजत दे देता है। मार्गाट बिना पीछे मुड़े रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर निकल जाती है, लेकिन पीछे बचे मेहमानों के लिए मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। मार्गाट रेस्टोरेंट का भारी दरवाजा ढकेलकर बाहर निकलती है और बिना एक पल गंवाए बोट की तरफ दौड़ पड़ती है। उसके हाथ में चीज बर्गर का वो डॉगी बैग है जो इस मौत के कुएं से उसकी आजादी का टिकट बना था। पीछे रेस्टोरेंट के अंदर शेफ स्लोविक अपने बचे हुए मेहमानों की तरफ मुड़ता है। हर सभी मेहमानों को कुर्सियों से बांध दिया गया है और पूरे फर्श पर खाने के तेल और बारूद जैसी गंध फैल रही है। स्लोविक अपनी आखिरी और सबसे बड़ी डिश एस्मोर्स की तैयारी कर रहा है। वह एक इंसान के चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता है। सभी मेहमानों के गालों और कपड़ों पर मार्शमेलो, चॉकलेट और बिस्कुट के टुकड़े चिपका देता है, मानो वे इंसान नहीं बल्कि किसी मिठाई का हिस्सा हो। स्लोविक बड़े गर्व से घोषणा करता है कि यह इस रेस्टोरेंट का आखिरी कोर्स है, जहां आग की लपटें इस पूरे हॉल को राख में बदल देंगी और सभी मेहमान इस कला के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। वह अपने शेफ के जूते से फर्श पर गिरे तेल को रगड़ता है, जिससे एक चिंगारी उठती है और देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट आग की भीषण लपटों में घिर जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और समाज के वो रसूखदार, लालची और शोषक लोग उस आलीशान कला के साथ हमेशा के लिए राख के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। दूरी पर समंदर के बीचों बीच बोट पर बैठी मार्गाट पीछे मुड़कर देखती है। रात का अंधेरा उस आइलैंड से उठती आग की लपटों से पूरी तरह से रोशन हो चुका है। वह जानती है कि वह एक ऐसी तबाही से बचकर निकली है जिसकी दास्तान कोई चाह कर भी नहीं भूल सकता। वह बेहद शांति से डॉगी बैग में से वो चीज बर्गर निकालती है, उसका एक बाइट लेती है और उसे अपने मुंह में चबाते हुए उस जलते हुए रेस्टोरेंट को देखती रहती है। ये अंत था उस भूख का जो कभी मिट नहीं सकती थी, और यह शुरुआत थी मार्गाट की एक नई जिंदगी की। अगर आपको इस खूनी खेल और शेफ स्लोविक के इस आखिरी मेन्यू की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली एक और रोमांचक कहानी के साथ।